तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जेएनबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, साइंस का होने वाला है। जैसा कि मैंने मैथ्स का ऑलरेडी करवा चुका हूँ पीवाईक्यू, जो कि 2023 में आप लोग का आया हुआ था। एंड उस पीवाईक्यू के द्वारा मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करने का कोशिश किया था और बहुत अच्छी तरीके से आपका प्यार भी मिला उस वीडियो पर। मैंने बोला था आपको, ये आप लोग का यदि प्यार मिलता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा और साइंस का भी लेकर आऊंगा। तो साइंस का आज लेकर आ चुका हूँ। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं बता दूं, ये जो साइंस का पेपर आया हुआ ये 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है। एंड इस बार जो आने वाला है साइंस पेपर, इससे आई थिंक इजी ही आएगा ये, क्योंकि लेट से आप लोग का पिछले बार 2023 में एग्जाम हुआ था, इस बार जल्दी लिया जा रहा है। तो हो सकता है पेपर का लेवल इतना टफ ना करें जितना पिछले बार किया था। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ये भी आप लोग को इजीली तरीके से बताया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि आप लोग अंदाजा लग सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आखिर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ज्ञान होना आवश्यक है। और मैं, हो सकता है टाइम मिलेगा मुझे तो साइंस का और एक पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग को और अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए जो वीडियो बनाता हूँ। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, इसको देखे बिना आप लोग को नहीं जाना है। एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, कल ही बनाया, जिसमें मैंने बताया कि यदि आपको मैथ में टेंशन है या फिर साइंस मैथ्स और एसएसटी किसी भी टेंशन है, तो मैंने पिछले बार एक गेम ओवर सीरीज लाया था। उस गेम ओवर सीरीज को आप फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैथ का भी सारा चैप्टर का मैंने करवाया है, उस सारे चैप्टर को आप फॉलो कीजिए। जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत है उस चैप्टर को देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मेंटल एबिलिटी बहुत ईजी होता है, एक बार आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, हमारा 41 से हमारा साइंस रहता है, टोटल 20 क्वेश्चन आता है जेएनबी में साइंस का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 41 में। जब चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती है तो वे काली पड़ जाती है। मतलब लंबे समय तक यदि चांदी की वस्तु का हवा के संपर्क में रख दिया, ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? काली हो जाती है। जिस पदार्थ की परत जमने से ऐसा होता है वो क्या है? कौन सा परत जम जाता है जिस कारण से वो काली हो जाती है? व्हेन सिल्वर आर्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्गर टाइम दे बिकम ब्लैक, इट इज बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ। तो देखिए, इसमें एक रिएक्शन हो जाता है। जब चांदी को हम लोग खुला छोड़ देते हैं ना, तो चांदी क्या करता है, जो चांदी एजी, आप लोग जानते हैं चांदी का क्या होता है, एजी से डिनोट करते हैं। और ये जब हवा में उपस्थित H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है Ag2S प्लस H2। तो इस Ag2S के कारण ही चांदी का रंग जो है वो ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो Ag2S किसमें? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें खाद्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर होता है। तो जिसमें शरीर का बाहर होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम द following a group of organism in which the food material is broken डाउन आउटसाइड द बॉडी। तो बताइए क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम कस्कुटा, रोटी की फफूंद, मशरूम ईस्ट, फिताग्रीमी जू कस्कुटा या मशरूम ईस्ट कस्कुटा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, रोटी की फफूंद, मशरूम एंड ईस्ट। मतलब कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड ईस्ट जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये याद होना चाहिए, शरीर के बाहर विघटन किसके द्वारा होता है, कौन कौन सा जो है आपको दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पर देख सकते कौन कौन सा जीव इसमें सम्मिलित है, वो आपको याद होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 43। वायु में ऑक्सीजन की न्यूनता, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने से, न्यूनता मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एयर खिलाड़ियों, कसरती व्यक्तियों की पेशियों में ऐंठन के कारण बन जाती है। मतलब कि यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, पेशियों में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसमें ऐंठन के कारण बन जाता है, उसमें थोड़ा दर्द होने लगता है मांसपेशियों में। ऐसा क्यों होता है, किसके वजह से ऐसा होने लगता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एयर ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स एमंग स्पोर्ट्समैन और एथलेट्स, दिस इज ड्यू टू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पेशी कोशिका में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल परिवर्तन, मतलब कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड इन मसल सेल। मतलब पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से हमारे पेशियों में ऐंठन के कारण बन जाती है और हमें दर्द होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये याद होना चाहिए। मैं डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन ये सारा कुछ जो बता रहा हूँ वो याद होना चाहिए। याद होने से आप जो है, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं। मैंने मैथ्स का बहुत डिटेल में करवाया था, वो देख लीजिए, और जिसमें डिटेल की जरूरत है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता ही हूँ। साइक्लोहेक्सेन के एक अणु में होते हैं। देखिए, ये इस क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं इसको डिटेल में बनाऊंगा। ये मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, C6H12 होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना होगा।
स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पर कार्बन रहता है, फिर यहाँ पर कार्बन रहता है, फिर यहाँ पर कार्बन रहता है, फिर यहाँ पर कार्बन। इस तरह से हमारा साइक्लोहेक्सेन का जो है स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ देखिए कार्बन, देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों 4 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 4 बॉन्ड बनाने से। क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी तत्व आपका बॉन्ड क्यों बनाता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है, ताकि वो नोबेल गैस की श्रेणी में आ सके और किसी के साथ रिएक्ट ना करे। इसलिए स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी है। जैसे आप पढ़े हैं नानी आराम कर जिंदा रह गए ग्रुप नंबर 18 में, तो इसमें देखेंगे कि आप सारा एलिमेंट का बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि हीलियम को छोड़ के, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसी दो में ही इसका काम बन जाता है। क्योंकि हीलियम को एक ही कक्ष होता है ना, एक ही कक्ष होता है। इस पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्ष में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको डुप्लेट बोला जाता है। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन वो सब में क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके कारण से इसको नोबेल गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ठीक है, मतलब किसी तरह से ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। इसलिए कोई भी तत्व जो है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है वो, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, वो मैं बता रहा था। तो देखिए ऑलरेडी ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एंड ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब पूछा जा रहा है कि कितने एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, वो आप जानते ही है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ तो हम सिंगल बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। सिंगल बॉन्ड क्यों बनाए पता है? हेक्सेन, एन जिसमें लगता है, उसके एन लगने पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। यदि इन लगता है तो उसमें डबल बॉन्ड लगता है। आइन लगता है तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड, इन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड, एन में तो सारा बॉन्ड सिंगल होता है। इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड ही सबको बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं सबका जो है C6 मतलब 6 कार्बन दिख रहा होगा और 12 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए। अब आपको सिंपली गिनना है कि कितने एकल बंध बन रहे हैं। देखिए गिन लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड में। अब देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 जो है एकल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है 18 सिंगल बॉन्ड ओनली। डबल बॉन्ड तो नहीं बन रहा है ना, तो डबल बॉन्ड क्यों टिक लगाएंगे? तो 18 सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैं बता देता हूँ। किसी बीम को एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है, और ये हमारा हो गया फोकस। तो क्या है? फोकस दूरी एफ। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं ये डिस्टेंस फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण है मतलब क्या? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में एफ क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो ये एफ को हमको नेगेटिव पुट करना होगा। एफ दिया फोकस दूरी, फोकस दूरी जो है एफ ही दिया हुआ है, तो एफ की जगह हमें क्या पुट करना होगा? माइनस एफ पुट करना होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना जान लीजिए। यदि दर्पण के मुंह के फोकस से बीम की दूरी, देखिए कहाँ से बीम की दूरी कहाँ से दिया हुआ है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये जो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि डी सेंटीमीटर है। डी है, सेंटीमीटर नहीं है, डी है, जो भी इसका यूनिट होगा डी है। तो मतलब क्या है, यहाँ से यदि मेजर करेंगे डी डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताइए यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से पहले एफ डिस्टेंस चले, जो कि फोकस दूरी एफ प्लस डी हो जाएगा ना। और ये हमारा लेफ्ट साइड में, तो साइड का क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। यू हमेशा नेगेटिव ही रहता है, आपको पता है। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? एफ प्लस डी। तो यू का वैल्यू हो गया एफ प्लस डी, और फोकस हमारा हो जाएगा माइनस एफ, क्योंकि मैंने बताया कि जो अवतल दर्पण है इसलिए फोकस हमेशा नेगेटिव होगा अवतल दर्पण में। पूछा क्या जा रहा है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। तो यू तो हमको पता है, भी नहीं पता, तो भी कैसे निकालेंगे? दर्पण सूत्र लगा दीजिए, मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? ये भी पूछा जा सकता है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। चलिए, तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, इसको उस साइड भेजिए राइट साइड, तो 1/u। ठीक है, माइनस 1/u। अब देखिए 1/v को क्या लिख सकते हैं? 1/f। मैंने बताया f हमें नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर। तो f हो जाएगा माइनस
एफ, एफ जो है फोकस होगा माइनस एफ होगा, ना कि एफ होगा। एफ यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ, फोकस दूरी मैंने भी एफ दिखाया है, लेकिन क्या होगा अवतल दर्पण है इसलिए इसको माइनस एफ पुट करना होगा। आई होप आप समझ रहे होगा। तो एफ की जगह माइनस एफ पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/f हो जाएगा। एंड माइनस यू की जगह क्या पुट करना है, माइनस एफ प्लस डी। यू की जगह देखिए ये चीज पुट करना है माइनस एफ प्लस डी। तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/f प्लस डी। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से v का वैल्यू निकालिए तो बस v का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कीजिए एलसीएम लीजिए तो माइनस एफ माइनस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस डी इंटू एफ, ये चीज हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस एफ और प्लस एफ ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा हो गया माइनस डी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एफ प्लस डी। ये किसका वैल्यू है, ये हमारा 1/v का वैल्यू हुआ। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में। तो v का वैल्यू हमारा हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस एफ इंटू एफ प्लस डी डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी माइनस एफ इंटू एफ प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया। अब आवर्धन का फॉर्मूला मैंने बताया माइनस वी बाई यू, बस आवर्धन में पुट कर दीजिए एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू माइनस वी, वी का वैल्यू मैंने निकाला देखिए माइनस वी बाई यू होता है कि नहीं, ये माइनस में निकला है 1/v इक्वल टू माइनस डी अपॉन एफ इंटू एफ प्लस डी, ये हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू आपको पुट करना है v की जगह माइनस, एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें साइन, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और f को हमको नेगेटिव पुट करना है तो ये f माइनस डी प्लस ये, ठीक है, और u की जगह मुझे ये चीज पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में देखा जाए u का वैल्यू मेरा क्या होगा माइनस एफ, यहाँ से एफ प्लस डी टोटल हो जाएगा, तो वो u तो बिल्कुल सही है, और एफ की जगह मुझे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। माइनस बी बाई यू है ना, तो माइनस बी, भी की जगह हमारा ये चीज है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो एफ इंटू एफ प्लस डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारा डी हो जाएगा। एंड यू की जगह मुझे पुट करना है, यू की जगह ये चीज पुट करना है एफ प्लस डी। मैं यहाँ यू का जगह हमारा ये हो जाएगा माइनस होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा तो एफ प्लस डी कैंसिल हो गया, तो एफ बाई डी माइनस एफ बाई डी आंसर होगा। लेकिन माइनस में तो आंसर नहीं दिख रहा, तो हमको पॉजिटिव के साथ ही चलना होगा। मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन बनाया हुआ है मुझे लगता है एफ को उन्होंने पॉजिटिव लेके, यहाँ पर मैंने एफ की जगह देखिए, यहाँ पर एफ की जगह मैंने माइनस एफ पुट किया ना, हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या पुट किया होगा, एफ की जगह प्लस एफ पुट किया होगा, या फिर इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। वैसे ऑप्शन सी सही जवाब होगा, माइनस एफ बाई डी आ रहा ना, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया होगा इसलिए एफ बाई डी कर दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन और एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कीप द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो क्या कोई जरूरी थोड़ी कि डी इधर ही होगा, लेफ्ट साइड ही डी होगा, ये कोई जरूरी नहीं, राइट साइड भी हो सकता है, इधर साइड भी डी हो जाएगा। तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर यदि डी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा हुआ होगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एज्यूम करके बनाया तो मेरा नेगेटिव साइन आ रहा, हो सकता है यहाँ रखा होगा तो ये यहाँ पर डी डिस्टेंस रखा होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तब हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मतलब एफ बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर रखा गया होगा। तो आप पुट करके देखिएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देखिएगा तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ माइनस डी हो जाएगा ना, एफ माइनस डी हो जाएगा टोटल। ठीक है, एफ माइनस डी हो जाएगा, तो एफ माइनस डी पुट करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा, और ये माइनस एफ माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा एफ माइनस डी, और हम लोग इस साइड मेजर कर रहे हैं तो माइनस एफ माइनस डी। तो यदि आप यहाँ पुट करते हैं माइनस ऑफ एफ माइनस डी यहाँ पर, तो हो सकता है आपका आंसर जो है एफ बाई डी आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा एफ बाई डी। चलिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा देना चाहिए था कि डिस्टेंस कहाँ लिया गया है, फोकस से लिया गया वो तो दिया गया है, लेकिन राइट साइड लेना है कि लेफ्ट साइड वो क्लियर नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं किया गया कि एफ जो है वो उसको नेगेटिव पुट करना है कि नहीं, अवतल दर्पण है इसलिए मैंने नेगेटिव पुट करके किया है। यदि आप पॉजिटिव पुट करते हैं तो आपका आंसर हो सकता है मैच कर जाता, लेकिन एफ माइनस डी है तो हो सकता है इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो है मैग्नीट्यूड आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एफ बाई डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष वर्षा के बाद वायु में लटकी हुई छोटी छोटी वर्षा बूंदों द्वारा एक कर्णीय प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बताइए, तो बिल्कुल सही कहा गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है इनमें सही कथन क्या है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, 1 वाला बिल्कुल सही कथन है। ठीक है,
डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा ही हमारा जो है और रेनबो बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष की संशुद्धि अपसारी लेंसों द्वारा की जा सकती है। अपसारी लेंस किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को बोला जाता है ना। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ता है। 2 वाला भी बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश का कोई पुंज किसी समभुजाकार कांच के प्रिज्म पर आपतित है, इससे जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो बैंगनी है। सबसे कम रंग विचलित कौन होता है, बैंगनी सबसे कम नहीं होता, बैंगनी सबसे ज्यादा होता है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के लिए वायुमंडल की उपस्थिति अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ऑप्शन 1 2 एंड 4 ये तीनों सही होना चाहिए। 3 वाला सही नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 3 है ये सही नहीं होगा, यहाँ भी 3 है ये सही नहीं होगा, यहाँ भी 3 ये सही नहीं होगा। तो 1 2 और 4 3 सही होगा, तो 2 4 वाला भी तो सही ही होगा ना। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, समझ गए। 46 से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक मोमबत्ती की ज्वाला को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस, देखिए चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, एफ हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू हमारा दिया हुआ -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने इसके मुंह के कक्ष पर रखा जाता है यदि ज्वाला के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी इतना है, और यू भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो देखिए ये यू का वैल्यू दिया हुआ -40, यू का वैल्यू -40 दिया हुआ, तो ज्वाला के प्रतिबिंब के लेंस से प्रकाशिक केंद्र दूरी मतलब भी का वैल्यू पूछा जा रहा है, भी का वैल्यू। आप इसमें लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ से बताइए 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से बताइए 1/v क्या होगा 1/f, मतलब कि f की जगह -40 पुट करना, तो -1/40 हो जाएगा। एंड प्लस 1/u है, तो u की जगह -40 मतलब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -2/40, -2/40 हो गया मतलब कि -1/20। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा -20, v का वैल्यू जो हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो ज्वाला के प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा था, ये क्वेश्चन भी था कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। उसमें भी हमारा नेगेटिव आ रहा था, इसमें भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, साइन नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो दूरी यदि डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो हमारा 20 सेंटीमीटर ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं, समान लंबाई के हैं किंतु उनके व्यासों में अनुपात इतना है। तो मान लीजिए d1/d2 इक्वल टू 3:1 है। तो क्या यहाँ से r1/r2 भी 3:1 हो जाएगा, रेडियस का रेशियो। जी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि d1 मतलब 2r1 लिख सकते हैं और d2 की जगह 2r2 लिख सकते हैं। व्यास क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है ना। तो यहाँ से हमारा r1/r2 भी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम पता कर लिए यहाँ से। परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ, सीरीज में जोड़ा गया, ये आप ध्यान रखिए, सीरीज में यहाँ पर जोड़ा गया है। यदि मोटा तार कौन होगा, जिसका व्यास ज्यादा होगा, मतलब R1 वाला जो है मोटा तार हो गया, 1 वाला जो 1 है ये मोटा हो गया, और जो 2 है वो हमारा पतला हो गया, ठीक है, पतला तार हो गया। यदि मोटे तार का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध दिया गया है R1 मान लेते हैं मोटे तार का, इसका प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, R इक्विवेलेंट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, R1/R2 दिया हमारा 3/1, ठीक है। आप और एक फॉर्मूला जानते होंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला जानते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब क्या लिख सकते हैं R1/R2, R1/R2, R1 क्या है मोटे तार का प्रतिरोध है जो कि दिया हुआ है, R1/R2 इक्वल टू लिख सकते हैं A2/A1, A2/A1, और ये क्या है एरिया है ना, एरिया है, तो एरिया क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, R2/R1 का स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं R2/R1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए नीचे में बता रहा हूँ R1/R2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया R2/R1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा R1/R2 का वैल्यू 3/1 लिखा है। यदि R1/R2 हमारा 3/1 हुआ तो यहाँ से बताइए R2/R1 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2/R1 की जगह में 1/3 पुट कर सकता हूँ, और R1 का वैल्यू हमारा 10 है, देखिए 10 ओम है। तो यहाँ से R2 निकाल लेंगे ना, R2 यहाँ से निकल जाएगा, इसकी जगह में 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9। तो यहाँ से बताइए R2 का वैल्यू कितना आ गया, R2 का वैल्यू 90 आ गया। तो R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 + R2 हो जाता है।
तो R1 हमारा 10 है, R2 हमारा 90 है, तो ये टोटल हमारा 100 ओम हो गया। 100 ओम किसमें? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए 49 में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। 49 में कहा जा रहा है दिए गए परिपथ में शक्ति क्षय 150 वाट है, 150 वाट है, मतलब कि पावर का वैल्यू दिया हुआ 150 वाट। ठीक है, पावर दिया हुआ 150 वाट। तो पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर इज, मतलब रजिस्टर आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे पार्श्व क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं, जब हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है, तो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/r इक्विवेलेंट क्या वैल्यू होता है? 1/r इक्विवेलेंट लिखते हैं 1/6 प्लस 1/r। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, r प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6r, मतलब r इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से हो गया, r इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 6r/6 प्लस r। ठीक है, ये चीज हो गया 6r/6 प्लस r। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वी आई होता है, वी आई। इसी को यदि v इक्वल टू आई आर से हम लोग क्या चाहिए, r दिया हुआ और v दिया हुआ है, तो i को एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो i की जगह में v बाई आर पुट कर देता हूँ, तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और ये r हमारा r इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ये बन गया। अब p के जगह मैं पुट कर देता हूँ 150, जो कि दिया हुआ है, v स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15 हो गया। एंड r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, इतना है, तो r इक्विवेलेंट ही में लिख देता हूँ, पहले r इक्विवेलेंट ही लिख देता हूँ। यहाँ से बताइए 15 दें, ये हो जाएगा, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये हमारा हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 15/10, 15/10 हो गया। और ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, 6r/6 प्लस आर, ये हो गया 6r/6 प्लस आर, ये चीज हो गया। अब बताइए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ये 5 3 15, 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 3/2 इक्वल टू, एक मिनट एक मिनट, चलिए 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 इक्वल टू हो गया हमारा 6r/6 प्लस आर। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आर क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब कि 6 प्लस आर इक्वल टू 4r हो गया, मतलब 3r इक्वल टू 6 हो गया, तो r इक्वल टू हो गया 2। r इक्वल टू 2 हम किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई एलईडी बल्ब 10 मिनट तक 5 मिली एम्पियर की धारा लेता है, तो एलईडी को प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले ऐसा ही यूनिट में चेंज करना होगा। पहले बताए टाइम का वैल्यू क्या दिया हुआ, टाइम का वैल्यू 10 मिनट दिया, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक है, 5 मिली एम्पियर दिया करंट, तो करंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो चार्ज कितना निकल जाएगा बताइए, आई का वैल्यू हम पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ इंटू टी का वैल्यू 10 गुना 60। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा, देखिए 5 36, मतलब ये 300 हो गया, 300 हो गया, और ये हमारा -3 हो गया, मतलब कि 3 इंटू 10⁻⁻1, मतलब कि 3/10 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये हमारा 5 36 3000 हो जाता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए बताइए, ये तो 600 ऑलरेडी था, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 36 हो जाएगा और 2 जीरो जुड़ जाएगा, मतलब ये 3000 हो गया। 3 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 3 कूलम बन गया। क्यू जो है वो 3 कूलम हमारा निकल गया। आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर दिखेगा। ठीक है, क्यू जो है 3 कूलम बन गया, लेकिन क्यू का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा। तो यहाँ पर एक चीज दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम है, ये चीज दिया हुआ ना, ये चीज दिया हुआ है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि 1.6 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 कूलम में कितना होगा, 3 कूलम में बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10⁻⁻19 हमारा नीचे में है, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁻19, तो 3 कूलम में क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.6। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये हमारा कुछ कितना बनेगा, ये हमारा बनता हुआ दिखेगा ऑप्शन ए में 1.8 इंटू 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं प्लस 1.8 इंटू 10⁻19 बनता हुआ दिखेगा। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, इस चीज को कैलकुलेट कीजिए, पता चल जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि सबको पहले एसआई यूनिट में चेंज करना, उसके बाद क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, इसमें सॉल्व कीजिएगा तो क्यू का वैल्यू 3 कूलम आ जाएगा, 3 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, ठीक है, इतना कूलम है। ठीक है,
तो ये इतना कूलम, देखिए ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम में कितना होगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। अब 3 कूलम में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था और ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है 51 का। ओजोन परत की क्षीणता के परिणाम स्वरूप हो गया है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज रिजल्टेड इन वैश्विक उष्मन उष्मन पृथ्वी के सकल ताप में कमी, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों का बढ़ता उद्भासन, मानवों में त्वचा कैंसर की बढ़ती संभावना। तो देखिए ओजोन परत का जब डिप्लीशन हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द अर्थ, ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स, ये भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। मतलब ये 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प का चयन करने बोल रहा, तो 3 और 4 जो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा 51 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या कहा जा रहा है, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के निम्नलिखित समूह पर विचार कीजिए। इनमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। तो इसका आंसर जो है 52 का, वो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 2, लकड़ी कागज साबुन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी, चमड़ा तो जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता है जल्दी। कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन, नायलॉन भी जल्दी नहीं होता है। तो 52 का हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए, प्याज के छिलके, फल, लकड़ी, ऊन, और यहाँ पोलिएस्टर, रेशम, लकड़ी, कागज, साबुन एंड चमड़ा है। चमड़ा भी लगभग हो जाता है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल ज्यादा सटीक लग रहा है, ऑप्शन 2 ही ज्यादा सटीक लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ज्यादा सटीक, सॉरी यहाँ देखिए एक चीज देखिए, ऑप्शन 2 भी ज्यादा सटीक लग रहा है और ये 4 वाला भी सही लग रहा है। प्याज के छिलके, फल, लकड़ी, ऊन, तो इनमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थों के समूह है। तो यानी 2 और 4, 2 4 किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है। किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबक की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। किसी सीधी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जैसा ही होता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर और बहुत ही निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 53 का आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 3 क्या है, 3 और 4 ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये दोनों सही दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में जैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बिल्कुल उसी तरह का जो है स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में भी होता है। और द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। तो 3 और 4 बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना टफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले बार बहुत लेट से आपका एग्जाम हुआ था, नहीं इसलिए थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम पूछा गया। निम्नलिखित में से किस जल योजित लवण के कक्ष ताप पर एक अणु से संयुक्त क्रिस्टल जल अणुओं की संख्या अधिकतम है। देखिए फेरस सल्फेट में लगभग 7 होता है, FeSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें तो 7 आपका क्या है, 7 H2O का है जल कण। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट में लगभग आप इसमें भी लगभग 5 H2O होता है, 5 H2O। एंड सोडियम कार्बोनेट इसमें ज्यादा होता है, Na2CO3, दहन सोडा आप नाम सुने होंगे, .10H2O होता है, .10H2O। और कॉपर सल्फेट में भी 5 होता है, CuSO4.5H2O, 5H2O। तो सबसे ज्यादा किसमें हो गया, सोडियम कार्बोनेट में, तो सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब होगा, 10H2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब फेरस सल्फेट को किसी शुष्क क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो यह विघटित होगा। तो देखिए इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, गर्म को हम लोग डेल्टा डिनोट करते हैं, तो इसमें बनता है Fe2O3 जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीज बनता है। तो बताइए ये चीज किसमें है, ये चीज किसमें आपको दिख रहा है, डी में दिख रहा होगा, Fe2O3 SO2 एंड SO3। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें बैलेंस करना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में विचार कीजिए जिसमें PQRS गुणांक है, इसमें बैलेंस कर दीजिए तो क्या होगा, इसमें बैलेंस कीजिएगा तो क्या होगा 56 में, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखिए P की जगह 2 पुट कीजिए, Q की जगह 3, R की जगह 1
एंड इसके जगह 3 बैलेंस हो गया। देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम, और 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। बस इसमें सिंपली बैलेंस करना, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आप लोग को बैलेंस करना आता ही है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार अभिक्रिया वाला। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया आपको पता होना चाहिए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में ये होता है कि NaCl प्लस H2O ये रिएक्ट करके हमारा बनाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसमें देखिए एक बेस का निर्माण हो रहा, इसलिए बोला जाता, और क्लोरीन हो रहा। तो ये क्लोर क्षार इसलिए बोला जाता है, अल्कली भी बोल सकते हैं इसको, क्लोर क्षार बोला जाता है। अल्कली मतलब क्षार हो गया, ठीक है। तो क्लोर क्षार इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक क्षारक है ना, बेस है, तो इसलिए बोला जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया इसमें। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पाद क्या होगा, क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड क्लोरीन आपका बनता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन है। किसी पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों को क्रमशः कहा जाता है। ये तो सबको पता है, स्टेमेन एंड पिस्टिल, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। और 2 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मटर के 2 पौधों के संक्रमण में जिनमें से एक गोल हरे बीज और दूसरा झुर्रीदार पीले बीज, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, बनाया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन। F1 फ्री में गोल बीज के पौधे प्राप्त होते हैं, वो तो आपको पता ही है। जब F1 फ्री के पौधों में S1 निषेचन किया जाता है तो F2 फ्री में 4 लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि गोल पीले बनता है, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। इसका रेशियो कुछ इस तरह से था, इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए 9:3:3:1। मतलब क्या हुआ कि यदि 9 गोल बीज बना, गोल पीला बीज बना, तो गोल हरा कितना बनेगा, 3 बनेगा, झुर्रीदार पीले बनेगा 3, एंड झुर्रीदार हरा 1 बनेगा। ये रेशियो था। यदि कुल पौधा, देखिए कुल पौधा इतना दिया गया 16,000, तो गोल पीले एवं झुर्रीदार हरे बीजों की अधिक पौधों की संख्या क्रमशः होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लीजिए मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 9x:3x:3x:x। मतलब क्या है कि हमें गोल बीज वाले पौधों के गोल पीले वाला मैंने 9x मान लिया, 9x, और गोल हरा को मान लिया 3x, तो हमारा झुर्रीदार वाला भी 3x हो जाएगा, क्योंकि उसी अनुपात में होगा, और झुर्रीदार हरे ये x हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। सबको जोड़ दीजिए, वो कितना के बराबर होगा, 16,000, जो कि दिया हुआ 16,000 के बराबर। तो मैंने यहाँ 16,000 से इक्वेट कर दिया। ये 16x, यहाँ पर x हो जाएगा, ये 16x इक्वल टू 16,000 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1,000 हो गया, 1,000 हो गया, ठीक है। 9:3:3:1, ये रेशियो में होता है, ये पता होना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, गोल पीले को 9x मान लिया, टोटल गोल पीले जो पौधे हैं वो 9x पौधे हैं। गोल हरे मान लिया 3x बना, और 3x झुर्रीदार पीले बना, और झुर्रीदार हरे x बना है। इसी में इसलिए माना 9x क्यों बना, मैं 6x भी तो मान सकता था, क्यों 9x बना, क्योंकि रेशियो ये होना चाहिए, ये जो रेशियो लिखा है वो होना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से माना। तो x इतना हो गया। तो गोल पीले कितना बना बताए, 9x, तो 9 इंटू 1000 कर लीजिए, 9 इंटू 1000, तो ये हो गया 9,000। तो गोल पीले तो 9,000 हो गया, बचा झुर्रीदार हरे को क्या माना, x माना, तो x का वैल्यू तो हमारा 1,000 है। तो 9,000 और 1,000 किसमें, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका अनुपात जो है 9:3:3:1 होता है। टोटल आपका दिया 16,000 पौधे, तो 16,000 पौधे मतलब 9x मान लिया मैंने जो है गोल पीले बीज को, गोल पीले पौधे को, गोल हरे को 3x मान लिया, झुर्रीदार पीले को 3x एंड झुर्रीदार हरे को x मान लिया है। टोटल पौधा हमारा 16,000 दिया गया, मतलब सभी को जोड़ने पर हमारा क्या होना चाहिए, 16,000 होना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बोला गया गोल पीला, तो गोल पीला का हम लोग क्या माने, 9x माने है ना, तो 9x माने, तो x का वैल्यू हमारा 1000 निकला है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1000, 9,000 हो गया। और हमारा झुर्रीदार हरे का पूछा जा रहा था, देखिए झुर्रीदार हरे बीजों के, तो क्या होगा, x होगा, x हमने निकाला 1000। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती चाप के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पहले ग्राही, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर कार्यकर, मतलब रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। यदि मुझे समय मिलता तो और भी वीडियो इसी तरह का आप लोगों के साथ लाऊंगा। चलिए बाय बाय।